Hello students, today we are going to start a new topic, that is electrodes and involvement of redox reaction in electrode and cells. Okay, before we proceed with the main topic, we should know about the redox couples and electrodes. Okay, now जैसा हमने 10th में पढ़ा था, 10th में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रोड को डिप करके रखते हैं तो क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, राइट। इसका रीज़न क्या होता है, सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होती है, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में। सो व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, अब यहाँ पर जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि ज़ीरो है, कॉपर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Cu2+, सल्फेट के साथ अटैच होने की वजह से। ओके, इट मीन्स यहाँ पर कॉपर जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन गिव कर चुका है। फाइन, नाउ एज वी नो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसका मतलब ये होता है कि जिंक की ऑक्सीडाइज्ड होने की कैपेबिलिटी, ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। सो इन दिस रिएक्शन जिंक जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, जैसे ही जिंक ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, कॉपर यहाँ से हट जाएगा। ओके, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। फाइन, कॉपर की फॉर्म में कैसे होगा, अब अगर इसको हम लिखें तो ये आएगा Zn SO4 प्लस कॉपर। इट मीन्स अब जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गिव करेगा, वो ही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लेगा और क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। सो इस प्रोसेस में ये चीज़ हो रही है। और अगर हम इनको अलग अलग लिखना चाहें तो हम सिंपली लिख सकते हैं कॉपर Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए। इट मीन्स क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है जिंक से कॉपर में। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर डायरेक्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का किसी तरह का कोई फ्लो नहीं हो पा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रही है। ओके, अगर हम करंट फ्लो चाहते हैं तो हमें चार्ज फ्लो करना ही पड़ता है। क्लियर। अगर हम चार्ज फ्लो के विद रिस्पेक्ट देखें, अगर कोई भी चार्ज जो है वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा रहा है या फिर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन से, यहाँ से अगर चार्ज मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड फ्लो कर रहे हैं तो करंट जो है वो इधर की साइड फ्लो करेगी। ठीक है, इट मीन्स चार्ज के फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर ने लिए, हो गया। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए, चार्ज का फ्लो करने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स आई कि भाई क्या किया जाए, कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएं कि हमें करंट फ्लो मिले, चार्ज का फ्लो मिले किसी भी वे में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं, लेकिन इनका फ्लो नहीं आ रहा है किसी भी वे में। फाइन, तो अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स में अगर बात करूँ मैं आयरन की, आयरन के जो एटम होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, और क्योंकि आयरन इज अ मेटल और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन देने की होती है। इट मीन्स जितने भी आयरन के एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ इस स्पेस में कहीं ना कहीं फ्लो करते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन के जो केटाइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के एक सी में अरेंज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका फ्लो इसमें होता रहता है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में फ्रीली रहते हैं। ठीक है, अगर कुछ एफर्ट इस पे लगाया जाए मेटल पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। सो हमें चाहिए भी यही कि हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चाहिए। तो जो सिस्टम बनाया गया इस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए, उसे कहा गया इलेक्ट्रोड। क्लियर।
इलेक्ट्रोड क्या होता है? अब अगर हम किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना होता है पहले। अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं तो हमें जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, बीकर में हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर अगर हम जिंक की ही प्लेट को डिप कर देते हैं, ये है जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक की प्लेट। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम बना है ये है जिंक इलेक्ट्रोड। ये क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, लेकिन जिंक इलेक्ट्रोड कभी भी सिंगल काम नहीं करता। इट मीन्स इसके साथ किसी दूसरे मेटल का भी इलेक्ट्रोड हमें लगाना पड़ेगा। जब इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में डिफरेंस आएगा तभी करंट का फ्लो होगा, वरना फ्लो नहीं होगा। सो हमें क्या चाहिए? एक और इलेक्ट्रोड चाहिए इसके साथ। सो एक डेनियल सेल सबसे पहले फॉर्म किया गया और उसमें जिंक और कॉपर को स्टेबल करवाया गया। राइट, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक बीकर लिया और उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट और ये है जिंक की रोड। ठीक है, तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड हुआ हमारे पास। इसी तरह हमें दूसरे मेटल का भी लेना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही हम दूसरा मेटल इसके विथ रिस्पेक्ट लगाएंगे वैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा और सर्किट कंप्लीट होने के बाद ही कोई भी तरह का चार्ज फ्लो हो पाएगा। आप सिंगल अगर ऐसा इलेक्ट्रोड बना के रख दोगे तो इसमें किसी तरह का कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जिंक और जिंक दोनों एक से ही हैं। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। क्यों? तो जिंक यहाँ से हटेगा, क्यों इस जिंक से काम करेगा? कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रोड कोई काम नहीं करेगा। अब इसके विथ रिस्पेक्ट हमने एक और इलेक्ट्रोड लगा दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉपर की ही हमने रोड को डिप करके रख दिया और एक सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर दिया। फाइन, और ऊपर से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, इन दोनों प्लेट्स को, मेटल प्लेट्स को एक मेटल वायर से हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक की लगा दी। की का मतलब एक स्विच की लगा दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये मेटल वायर जो है वो मेटल का बना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब इस सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि दोनों मेटल्स में से कौन सा मेटल ऐसा है जो कि रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी रखेगा और कौन सा ऐसा मेटल है जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा। ये चीज रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी के बारे में हमें बताता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कि सभी एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के विथ रिस्पेक्ट अरेंज किया हुआ होता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बट फिलहाल हमें ये पता है कॉपर जो होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ओके, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। क्लियर? पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है उसकी कैपेसिटी। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस्ड होने की कैपेसिटी जो है कॉपर की ज़्यादा होती है, जबकि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ओके, इस मीन्स क्या होता है, ये बिल्कुल इच्छा ही नहीं रखेगा रिड्यूस्ड होने की। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब यही होता है इसकी बिल्कुल ही टेंडेंसी नहीं है कि ये रिड्यूस हो। ठीक है, अब अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़रूर पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होते हैं लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, जैसे कि अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 होता है। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76। ओके, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है
पॉजिटिव होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34। ओके, तो ये तो पॉजिटिव है। अब अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होगा प्लस 0.76 सेम कंडीशंस में। ओके, सो क्योंकि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। तब क्या होगा, जिंक जो है, जिंक सॉलिड, ये Zn2+ में कन्वर्ट होगा। यहाँ इस रोड के ऊपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके इस मेटल को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में डिस्प्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए और जिंक जो है, जहाँ से जिंक का एक एटम Zn2+ की फॉर्म में यहाँ आ गया। ठीक है, और इस साइड में क्या हो रहा होगा, इस साइड में क्योंकि कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी रखता है। अब रिड्यूस्ड कौन सा कॉपर हो सकता है, सॉल्यूशन का, क्योंकि यही कॉपर जो है वो 2+ की फॉर्म में है। अब क्योंकि कॉपर जो है वो नेगेटिव चार्ज नहीं शो करता है तो Cu2+ जो है कॉपर में जाना चाहेगा रिड्यूस्ड होके। सो यहाँ से कोई भी Cu2+ का एटम इस प्लेट के ऊपर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहीं पे आके सेटल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cu। ठीक है, कॉपर की फॉर्म में आके यहाँ पे अरेंज हो जाएगा और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा कॉपर जो है एटम्स यहाँ आके सेटल डाउन होते रहेंगे। इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन इस रोड पे आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स ये प्लेट जो है वो नेगेटिव होगी। ओके, और ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव होगी। जैसे ही ये स्विच ऑन किया जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इससे इस साइड में आना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी और इलेक्ट्रॉन्स रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जैसे ही फ्लो होना शुरू होता है तो करंट का फ्लो इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट जो है वो इस साइड फ्लो होना शुरू हो जाएगी। करंट का सिंबल होता है I। ठीक है, तो I जो है, करंट जो है वो इस साइड फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब देखो, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, सर्किट जो है, कोई भी सर्किट तब काम करता है जब वो पूरा कंप्लीट हो इस वे में। अगर कहीं से भी ब्रोक है, टूटा हुआ है, इट मीन्स अगर ये ऐसा है तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, इसको पूरा क्लोज होना, कंप्लीट होना जरूरी होता है। तो यहाँ से सर्किट शुरू हुआ, ये आगे क्या, आगे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज काम करता है। इसको जनरली हम KCl प्लस अगर अगर से बनाया जाता है। ठीक है, KCl प्लस अगर अगर, अगर अगर जो है वो एक एल्गी होती है, उसमें KCl को मिक्स किया जाता है और क्योंकि KCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, K+ और Cl- में कन्वर्ट हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज दे सकता है। सो चार्ज फ्लो जो है इस दौरान यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। सो सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है, टू कंप्लीट द सर्किट। इसके अलावा सॉल्ट ब्रिज KCl से बनाने का ये भी रीजन होता है क्योंकि KCl ना तो इधर पार्टिसिपेट करेगा किसी रिएक्शन में, ना ही इस साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इट मीन्स सॉल्ट ब्रिज जो है वो ऐसे कंपाउंड्स का या ऐसे हम केमिकल्स का बनाते हैं जो ना तो इस साइड रिएक्ट करे और ना ही इस साइड रिएक्ट करे, और इसका यूज क्या है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होता है। अब देखो, ये पूरा एक इलेक्ट्रोड जो है इसमें जिंक भी है और Zn2+ भी है। इट मीन्स क्या है, एक सेम सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म्स हैं इसमें, जो कि ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कंप्लीट क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म भी है इसी जगह, यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी है।
सो इस कंप्लीट सिस्टम को हम कहते हैं रेडॉक्स कपल. सो हाउ कैन वी डिफाइन रेडॉक्स कपल? इट इज अ combination of oxidized and reduced form of the same substance taking part in an oxidation or reduction half reaction. Clear? Reduction half reaction में और या oxidation half reaction में participate करने वाले सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म एक साथ अगर है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स कपल. उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स कपल. ओके, इसे हम कहते हैं रेडॉक्स कपल. नाउ रेडॉक्स कपल हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए हमारे पास, करंट फ्लो हो गया. अब देखो यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर या इस रोड पर हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, जिस साइड में ऑक्सीडेशन होता है उसे जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं. ओके, दिस इज नेम्ड एज एनोड. और जिस हाफ पार्ट पे रिडक्शन हो रहा है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस इलेक्ट्रोड में, उसे कह रहे हैं एनोड. जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसे कह रहे हैं कैथोड. ओके, सो दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन. कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं? एनोड पर. ठीक है, अब एनोड पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो एनोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट. नेगेटिव चार्ज प्लेट है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है. इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ हो रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ. सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है? सॉल्ट ब्रिज जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करता है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है. प्लस ये ना तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना ही रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. इट जस्ट कंप्लीटेड द सर्किट. क्लियर? रेडॉक्स कपल क्या होता है? वो ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है एक ही सब्सटेंस का, जो कि रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ में पार्टिसिपेट कर रहा है. यहां पर ये रेडॉक्स कपल है जिंक का. ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ का रेडॉक्स कपल है और ये रेडॉक्स कपल है रिडक्शन हाफ का. क्लियर? सो दिस सिस्टम इज नॉन एज अ सेल. ये सिस्टम सबसे पहले इस सेल को बनाया गया था, इसे कहते हैं डेनियल सेल. सो दिस सेल इज डेनियल सेल. सो दिस सेल इज नोन एज डेनियल सेल. ये क्या है हमारे पास? ओके, सो दिस इज डेनियल सेल. यहां पर Zn किस में जा रहा है? Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? रोड के ऊपर. यहां पर कॉपर 2+ रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, यहाँ पर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का कोई यूज नहीं होता है. इलेक्ट्रोड जो है वो विथ रिस्पेक्ट ही काम करते हैं. इट मीन्स क्या होगा? यहाँ पर अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं और इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा. अगर यहाँ पे भी जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया और यहाँ पे भी जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, दोनों सेम है, सेम मेटल हैं, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सिमिलर होगा. जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में डिफरेंस हो. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज्ड होने की जो कैपेसिटी है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी है तो इसकी क्या होगी? रिड्यूस्ड होने की कैपेसिटी. तो हमें कैसे सेल लेने होंगे? सेल फॉर्मेशन के हमें कैसे इलेक्ट्रोड लेने होंगे? 2 ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस हो. इट मीन्स एक ऑक्सीडाइज होना चाहिए और दूसरा रिड्यूस होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में होगा. क्लियर? अब देखो, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इट मीन्स क्या है? इसकी रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी इतनी है. ठीक है, तो जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को
स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसे? पोटेंशियल। नाउ एज वी नो कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम सिंगल इलेक्ट्रोड के विथ रिस्पेक्ट मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? और अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हैं तो हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? एसटीपी। एसटीपी होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है 25 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 298 केल्विन। प्रेशर क्या होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने लिए हैं, जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो यूनिट होनी चाहिए, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन का हमें सॉल्यूशन लेना है। ओके, अब क्या करना होता है? हमने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। मान लो हमको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड बना लिया हमने। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की रोड को डिप किया। ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें जिंक की हमने प्लेट को डिप किया, तो हमने क्या बना लिया? ये बन गया जिंक इलेक्ट्रोड। अब इसका सिंगल तो हो नहीं सकता, तो हमें किसी न किसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। पर होता क्या है कि अगर हमने रेफरेंस लिया तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हमें इसके विथ रिस्पेक्ट कोई ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना था, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लेना था जिसका कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस माना जा सके, 0 माना जा सके। हर चीज के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ओके, सो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड बनाया गया उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान लिया गया। इट मीन्स अगर मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेना है यहाँ पे और उसका मैंने मान लिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0। प्लेटिनम वायर वगैरह होता है इसमें, ठीक है। सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये H का, H2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं इसको, क्योंकि हम रिड्यूस्ड होने का पोटेंशियल मेजर करते हैं हर जगह, ठीक है। सो इसका 0 मान लिया। अब क्योंकि इसका 0 है, इस कंडीशन में जो भी पोटेंशियल आता है, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा? जिंक का, राइट। अब इस सेल के अंदर अगर मैं किसी का रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना चाहूं, यानी सेल का अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं, तो वो सेल का पोटेंशियल जो होगा वो पूरा का पूरा जिंक का ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का हम मान के चल रहे हैं कि 0 है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 माना गया है रेफरेंस के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए। क्लियर? इसको 0 मान के इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विथ रिस्पेक्ट ही सभी इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल टेस्ट किया गया और उन रिडक्शन पोटेंशियल के विथ रिस्पेक्ट सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज। ओके, सीरीज में सभी एलिमेंट्स को रखा गया है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे बुक से। ये रही सीरीज, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज। नाउ यू कैन से यहाँ पर जो भी रिएक्शंस लिए गए हैं, जिन रिएक्शंस के भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो किए गए हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं। जिन भी रिएक्शंस के हैं वो सारे रिएक्शंस जो हैं वो रिडक्शन के हैं। यहाँ पर फ्लोरीन F जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन का पोटेंशियल है। क्लियर? इसको मेजर करने के लिए क्या गया? एक फ्लोरीन का सेल ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया और उसके विथ रिस्पेक्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखा गया। अब क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल जो है वो मेजर करने के लिए 0 मान लिया गया। ये देखो, ये रहा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफरेंस के लिए, क्योंकि 0 माना गया है। और इसके विथ रिस्पेक्ट अगर सेल का निकाला गया तो वो ओवरऑल किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला?
फ्लोरीन का। सो क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होने की वजह से फिर उसके बाद में कोबाल्ट, पेरोक्साइड वगैरह ये सब हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाते जाते जीरो पे आया है, हाइड्रोजन का जीरो और उसके बाद में नेगेटिव है, ठीक है। सो फ्लोरीन का क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इट मीन्स फ्लोरीन की रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी फ्लोरीन का F माइनस बनाना जो है ये वाली टेंडेंसी जो है वो हाईएस्ट होगी, ठीक है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रख रहा है, इट मीन्स क्या कर रहा है, वो इसके नियर बाय अगर कोई और एटम या एलिमेंट है उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो खुद का रिडक्शन करते हैं और दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं। अब क्योंकि फ्लोरीन की टेंडेंसी हाईएस्ट है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहिएगा, और ये सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहिएगा तो ये सबसे इजीली किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज भी कर देगा, इसलिए फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइन। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम टेंडेंसी लिथियम की है, लिथियम सबसे कम रिड्यूस होना चाहिए, यहाँ पे भी रिडक्शन ही है, लिथियम Li प्लस रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म Li, यानी ये कहाँ +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इट मीन्स इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसकी टेंडेंसी नेगेटिव में है और वो भी हाईएस्ट नेगेटिव है, इट मीन्स लिथियम जो है वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा, ठीक है, इसकी हाईएस्ट टेंडेंसी रहेगी ऑक्सीडाइज्ड होने की, और खुद अगर हाईएस्ट टेंडेंसी रख रहा है ऑक्सीडाइज होने की तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर। सो दैट इज हाउ वी कैन असाइन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज ऑल्सो बाय यूजिंग दिस सीरीज। अब देखो अगर हमें सेल बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें एक तो ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्लियर। और देखो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो जैसा हमें पता है जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है कॉपर से। अब हमें यहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो कॉपर जो है 2+ से कॉपर की फॉर्म में, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में इजीली जाना चाहेगा, और जिंक का क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इट मीन्स ये जिंक से Zn2+ की फॉर्म में जाना चाहेगा, रिवर्स जाना चाहेगा, क्लियर। और यही रीजन है कि कॉपर जो जिंक जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, कॉपर इजीली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, दैट्स वाई कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है इजीली, और जिंक को इलेक्ट्रॉन जो है इजीली गिव अप हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो।